हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदिरा जाखड़, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन बूडिया खेड़ा फतेहाबाद। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है गेन्स फ्रॉम ट्रेड, व्यापार से मिलने वाले लाभ। इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, मीनिंग, टाइप्स, मेजरमेंट, कैसे हम मापते हैं व्यापार से मिलने वाले लाभ को, कौन से तत्व हैं जो व्यापार से मिलने वाले लाभ को निर्धारित करते हैं, और अंत में समरी। तो शुरू करते हुए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं। आज हम टेक्नोलॉजी के अलग अलग माध्यम से किसी भी समय किसी को मैसेज कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, और इसी परिप्रेक्ष्य में हम विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे दूसरे देशों में बनने वाली वस्तुओं का उपभोग कर सकते हैं, उत्पादन भी कर सकते हैं। तो ये सब किसके द्वारा संभव हो रहा है? इस सबके पीछे कारण है व्यापार। व्यापार से हम आदान प्रदान कर पाते हैं। जो वस्तु हमारे यहाँ उत्पादन जिसका नहीं हो सकता वो बाहर से मंगवा सकते हैं। तो आज हमारे पास कोई सीमा या बाधा नहीं है कि कुछ ही वस्तु तक के उपभोग तक हमें सीमित रहना पड़ता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता के उपभोग की जो बास्केट है वो बहुत बड़ी हो गई है। हमारे पास चॉइसेस आज बहुत सारी हैं। अब हम बात करते हैं कि व्यापार से मिलने वाले गेन्स क्या हैं और कैसे ये गेन्स हमें या लाभ हमें प्राप्त होते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि किसी एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति के साथ कोई भी व्यापार करता है तो वो तभी करता है जब उसे उस व्यापार में कुछ लाभ नजर आता है। उसी तरह से कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ तभी व्यापार करेगा जब उसमें उसको कुछ लाभ या कोई बेनिफिट्स मिलते हों। तो शुरू करते हुए हम यहाँ कुछ आर्थिक सिद्धांतों जैसे कि मर्केंटिलिज्म, एडम स्मिथ की एब्सोल्यूट थ्योरी, डेविड रिकार्डो की कंपैरेटिव थ्योरी और बाद में हैबलर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, इनमें कैसे हमें व्यापार से लाभ प्राप्त होते हैं या क्या हम इनमें चर्चा करते हैं, ये थ्योरीज उसके बारे में क्या कहते हैं, हमारा डिस्कशन इसके आसपास रहेगा। तो शुरू करते हुए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्यापार से मिलने वाले लाभ होते क्या हैं। व्यापार से मिलने वाले लाभ से अभिप्राय है नेट बेनिफिट, शुद्ध लाभ या वस्तुओं की जो वृद्धि होती है जब एक देश दूसरे देशों के साथ ट्रेड करता है तो उसे हम कहते हैं व्यापार से मिलने वाले लाभ। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी कंट्री के उपभोग में अगर वृद्धि होती है वस्तुओं के आदान प्रदान से और वस्तु के उत्पादन में वो स्पेशलाइज हो जाता है जब वो ट्रेड करता है तो उसे भी हम व्यापार से मिलने वाले लाभ कहते हैं। अब बात आती है कि व्यापार से मिलने वाले लाभ के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। तो पहला है पोटेंशियल गेन, संभावित गेन के मिलने वाले लाभ। पोटेंशियल गेन क्या होता है कि जब कोई देश, मान लीजिए यहाँ पे हम दो कंट्री ले रहे हैं ए और बी, और दो देश दो वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं, एक एक्स वस्तु है और एक वाई वस्तु है। तो इन दोनों को बनाने में दोनों देशों में जो लागत आती है उसके अनुपात का जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं संभावित लाभ, पोटेंशियल गेन। Cx बाय Cy, Cx होगी एक्स वस्तु को बनाने में ए कंट्री की लागत, Cy वाई वस्तु को बनाने में ए कंट्री की लागत, और इधर Cx बी कंट्री की एक्स वस्तु बनाने की लागत और वाई वस्तु बनाने की लागत बी कंट्री की। तो दोनों के अनुपात को जब हम लेते हैं इसको हम कहते हैं संभावित लाभ। फिर है कि वास्तविक लाभ। देखिए, संभावित लाभ में हम लेते हैं दोनों वस्तुओं को बनाने में जो लागत है उसका अनुपात, और वास्तविक लाभ क्या होता है जब जो वस्तु हमने बनाई है उसकी कितनी हमें कीमत प्राप्त हो रही है, किस कीमत पे वो बिक रही है, उसका जब हम अनुपात लेते हैं। यहाँ पे px हो गया एक्स वस्तु बनाने की, जो बना के हमने जो बेची उसकी जो कीमत हमें मिली, ऐसे ही वाई वस्तु की जो कीमत मिली, तो इनका जो अनुपात हो गया ए कंट्री में और बी कंट्री में, इसका जो डिफरेंस है वो क्या है, आपका वास्तविक लाभ। जो कीमतें हमें मिलती हैं उनके अनुपात का अंतर हो गया वास्तविक लाभ, और लागतों के अनुपात का अंतर हो गया संभावित लाभ।
अब थ्योरी शुरू करते हुए कि गेन्स फ्रॉम ट्रेड से क्या अभिप्राय है और कैसे हम इसको निकाल सकते हैं या माप सकते हैं, हम पहले कुछ मान्यताओं से शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो कि शास्त्र में मान्यताओं का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी मॉडल या थ्योरी से पहले हम कुछ मान्यताएं ले लेते हैं ताकि हम इजीली उस थ्योरी को समझ पाए। मॉडर्न वर्ल्ड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो सभी चीज़ें एक साथ लेके समझाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए चीज़ों को बारीकी से समझने के लिए हम कुछ मान्यताएं ले लेते हैं। उसका मतलब ये नहीं होता कि ये थ्योरी मान्यताएं तक सीमित है। जैसे ही हम उन मान्यताओं को रिलैक्स करते हैं तब भी वो थ्योरी उतनी ही वैलिड होती है। तो हमारी अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो थ्योरी है वो किन किन मान्यताओं पे बेस्ड है? टू नेशन, टू कॉमोडिटी एंड टू फैक्टर वर्ल्ड, जिसको हम ये भी कहते हैं टू इंटू टू मॉडल, दो वस्तुएं, दो देश और दो ही उत्पादन के साधन। तो ये मान के चल रहे कि दो देशों में व्यापार हो रहा है, दो वस्तुओं का वो उत्पादन कर रहे हैं और दो साधन हम लेते हैं। फिर आगे असम्पशन है कि हम मान के चलते हैं कि व्यापार पे किसी प्रकार की कोई भी बाधाएं नहीं है। दूसरा, जो भी हमारे उत्पादन के साधन है वो पूर्णतः गतिशील है राष्ट्र के बीच में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उनमें गतिशीलता नहीं है। नेक्स्ट असम्पशन है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, सभी वस्तु बाजार में भी और साधन बाजार में भी। और नेक्स्ट इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जब भी हम वस्तुओं का आदान प्रदान कर रहे हैं तो किसी प्रकार की कोई भी हमारी ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट नहीं आ रही। तो शुरू करते हुए कि सबसे पहले व्यापार की जो हम पढ़ते हैं, कहाँ से हमें व्यापार के बारे में जो भी धारणा विचार प्राप्त होते हैं, तो मर्केंटिलिज्म का जो है, सबसे पहले मर्केंटिलिज्म में हम लेते हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल जिनमें हम मर्चेंट्स, बैंकर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल, फिलोसफर्स, दार्शनिक लोग, जो भी सरकारी कर्मचारी हो गए, मर्चेंट्स हो गए। तो 17वीं 18वीं शताब्दी में ये लोगों का जो ग्रुप जो सोचता था, इनके जो भी विचार थे, उस धारणा को हम क्या कहते हैं? मर्केंटिलिज्म। ये जो ट्रेड के बारे में उस समय सोचते थे, इनका लॉजिक क्या था कि कोई भी राष्ट्र, मर्केंटिलिज्म की धारणा क्या थी कि कोई भी राष्ट्र जो है उसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए और इंपोर्ट कम से कम। ये किसके फेवर में थे? ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट के। कहते थे जैसे ही हम एक्सपोर्ट करेंगे वस्तुओं के बदले हमें क्या मिलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा बहुमूल्य वस्तुएं, दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर। तो एक राष्ट्र के पास गोल्ड और सिल्वर का भंडार बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, जिससे वो अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर सकता है और दूसरे देशों पे कब्जा करके उनको अपनी कॉलोनी बना सकता है। तो ये उनका पीछे लॉजिक था। तो यहाँ पे जो ट्रेड था वो संकुचित तौर पे किया जाता था। संकुचित तौर में मतलब एक्सपोर्ट तो हो और इंपोर्ट कम से कम हो, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट से हमारा जो भंडारण है वो कम हो जाता है। तो इनकी जो धारणा थी कि हमें व्यापार से गेन मिलते हैं या नहीं, वो थी, ये मानते थे कि व्यापार एक जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम का मतलब एक पर्सन का अगर लाभ हो रहा है तो दूसरे का हानि, कि एक का जितना लाभ हुआ उतनी दूसरे की क्या हुई? हानि। तभी ही ट्रेड दो देशों में, राष्ट्र में पॉसिबल है। और वो कैसे हो रहा है? एक को लाभ प्राप्त हो रहा है और उतना एक को हानि हो रहा है। लेकिन फिर एडम स्मिथ ने इस चीज को नकारा कि अगर ट्रेड हो रहा है तो दोनों राष्ट्र को भी उससे लाभ या गेन प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक नेशन को लॉस होगा और एक को फायदा होगा। उन्होंने अपनी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में क्या कहा कि अगर एक राष्ट्र किसी एक वस्तु में बनाने में दूसरे राष्ट्र से ज्यादा कुशल है या एफिशिएंट है और दूसरी वस्तु में कम कुशल है, तो जिसमें वो ज्यादा एफिशिएंट है उसका उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए और जिसमें कम कुशल है उसका उसको आयात करना चाहिए। ऐसे करके वो जिसमें ज्यादा कुशल है उसमें वो स्पेशलाइज गेन कर सकता है और वो खुद अपनी जरूरतें पूरी करके बाकी बची हुई दूसरी कंट्री को भी दे सकता है और दूसरी जिसमें वो कम कुशल है वो वहां से आयात कर सकता है। तो इस तरह से दोनों राष्ट्र को फायदा होगा, दोनों म्यूचुअली दोनों को गेन प्राप्त होगा।
और इस तरह से अगर हम साधनों का प्रयोग करेंगे तो साधनों का भी अनुकूलतम प्रयोग होगा। और स्पेशलाइजेशन से जो गेन मिलेंगे, हम गेन मिलने का मतलब कि जिस वस्तु को हम ज़्यादा लागत पे बना पा रहे थे वो भी हमें सस्ती मिल जाएगी। दूसरा, हमारी वाली वस्तु जो जिसमें हम ज़्यादा कुशल है वो भी हम ज़्यादा बना पाएंगे, क्योंकि अब हम सारे के सारे साधन किसके उत्पादन में लगा रहे हैं, जिसमें हम ज़्यादा कुशल हैं। तो इस तरह से व्यापार दोनों देशों के लिए लाभपूर्ण स्थिति साबित हो जाएगी। अब इसी को हमने एक एग्जाम्पल से समझाना चाहा है, एडम स्मिथ की एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी को। देखिए, हमने दो देश ले लिए, इंडिया एंड यूएसए। अब हमने दो वस्तु ले ली, व्हीट एंड क्लॉथ। अब देखिए ध्यान से बच्चे कि इंडिया जो है, अगर इंडिया में लेबर 1 घंटा काम करता है तो व्हीट का कितना कर पा रहा है, 6, और क्लॉथ का 4। ऐसे यूएस में अगर यूएस का लेबर 1 घंटा काम करता है तो व्हीट का कितना पा रहा है, 1 यूनिट, और क्लॉथ का 5 यूनिट। अब अगर हम इसमें से देखें तो इंडिया का लेबर 1 घंटे में व्हीट के 6 बना पा रहा है और क्लॉथ के 4। तो इंडिया किस में ज़्यादा कुशल है, व्हीट में, और किस में कम कुशल है, क्लॉथ में। ऐसे यूएस का अगर हम देखें तो यूएस का एक लेबर 1 घंटे में व्हीट सिर्फ 1 इकाई बना पा रहा है और क्लॉथ का 5 इकाई। तो यूएस का लेबर किस में ज़्यादा कुशल है, क्लॉथ में, और किस में कम कुशल है, व्हीट में। तो यूएस को क्या एक्सपोर्ट करना चाहिए, क्लॉथ, और इंडिया को क्या एक्सपोर्ट करना चाहिए, व्हीट। अब ये स्थिति थी ट्रेड से पहले की। अब आफ्टर ट्रेड की अगर हम बात करें, जैसे इनके बीच ट्रेड होगा, अब देखिए इंडिया जो है, इंडिया देखिए यहाँ पे क्लॉथ का क्या कर रहा है, 0, और व्हीट का एक लेबर 6 कर पा रहा है। तो अब इंडिया व्हीट का कितना कर पाएगा, दोनों लेबर 2 घंटे जब काम करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 12 यूनिट्स। अब यूएसए ने व्हीट का बिल्कुल ही बंद कर दिया और वो किस में स्पेशलाइज हो रहा है, क्लॉथ का। तो अब यूएसए के दोनों लेबर अगर इसमें लग जाएंगे तो कितना कर पाएगा, क्लॉथ का 10 यूनिट्स। अब देखिए इंडिया खुद, हमने पिछले टेबल में देखा, इंडिया खुद 4 यूनिट ही कर पा रहा था क्लॉथ का, और अब यूएसए अगर 5 खुद भी रखता है तो इंडिया को यूएसए कितना दे सकता है, 5 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ। तो जितना इंडिया बना पा रहा था उससे ज़्यादा उसको अब मिल रहा है, तो उसे इसको लेने में फ़ायदा है। ऐसे ही यूएस का देखिए, यूएस खुद कितने कर पा रहा था, सिर्फ 1 इकाई व्हीट की, और इंडिया देखिए 6 अगर खुद भी रखता है तो इंडिया कितनी इकाई यूएस को व्हीट की दे सकता है, 6 इकाई। तो इससे देखिए दोनों राष्ट्र को ट्रेड से लाभ प्राप्त हुए। पहले से वो ज़्यादा वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, जितना वो खुद बना पा रहे थे उससे उनको ज़्यादा आदान प्रदान से मिल रहा है। तो इसलिए व्यापार से दोनों देशों को लाभ प्राप्त होते हैं। इसी को हम डायग्रामेटिकली दिखा सकते हैं। देखिए एक्स एक्सिस पे हमने व्हीट ले लिया, वाई एक्सिस पे क्लॉथ ले लिया। अब दोनों देशों के हमने पीपीसी बनाए हैं। ये जो है ये पीपीसी है यूएस का, और इधर से आप देखोगे ये वाला जो है ये है पीपीसी इंडिया का। अब पहले की स्थिति है जब ट्रेड नहीं हो रहा तो यूएस क्या कर पा रहा है, ये 1 इकाई व्हीट और 5 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ। और ऐसे इंडिया के पीपीसी से अगर हम देखें तो ये 6 यूनिट्स व्हीट के बना पा रहा है और 4 यूनिट्स क्लॉथ के। जब दोनों ट्रेड में एक दूसरे से ट्रेड में इंडल्ज हो जाते हैं, ट्रेड करते हैं, तब देखिए उनका पीपीसी ये ना रह के, क्योंकि ट्रेड अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पे होता है, वो शिफ्ट हो जाता है। और ये वाला जो है दिस वन, ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है ये क्या हो जाएगा, नया पीपीसी हो जाएगा जब वो दोनों ट्रेड कर रहे हैं। तो देखिए अब ये जो शेडेड रीजन है बीच में ये वाला, ये क्या हो गए, व्यापार से मिलने वाले लाभ। अब हम बात कर रहे हैं कि एडम स्मिथ ने जो बताया कि एक राष्ट्र एक चीज में कुशल है और दूसरा राष्ट्र दूसरी चीज में, वो जो है कुछ ही कंट्रीज में होने वाले व्यापार को एक्सप्लेन कर पाए। क्योंकि बहुत सारे जो विकसित देश हैं उनमें जो ट्रेड होता है
विकसित देश दोनों ही वस्तु को बनाने में ज़्यादा सक्षम हो, तो उस केस में एडम स्मिथ की थ्योरी जो है कुछ आंसर दे नहीं पाई कि अगर कोई ऐसा देश है वो व्हीट और क्लोथ दोनों ही दूसरे देश से ज़्यादा कुशल या कम लागत पे बना सकता है, तो उस केस में क्या, उसका उत्तर हमें मिलता है रिकार्डो की लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी में। रिकार्डो की कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी क्या कहती है कि अगर एक राष्ट्र के पास दोनों वस्तुओं को बनाने में ज़्यादा कुशलता है तो भी ऐसा नहीं है कि ट्रेड नहीं होगा, दोनों राष्ट्र के बीच ट्रेड होगा जो दोनों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा, दोनों के लिए फायदेमंद होगा। वो कैसे, देखिए कि कहते हैं कि अगर एक राष्ट्र दोनों वस्तुओं में बेटर है तो उसे तुलना कर लेनी चाहिए कि तुलनात्मक लाभ, दोनों में से भी तुलनात्मक लाभ किसमें है, जिसमें उसको तुलनात्मक लाभ ज्यादा है उसका निर्यात करना चाहिए और जिसमें कम है उसका आयात करना चाहिए। तो यही चीज हम एक डायग्राम से समझाएंगे कि हमने सेम वही पहले वाला एग्जांपल ही ले लिया कि सपोज दो कंट्री हमने ले ली, इंडिया और यूएस, और दो हमने कमोडिटी ले ली, व्हीट और क्लोथ। अब इंडिया देखिए 6 यूनिट्स बना पा रहा है व्हीट के, 4 यूनिट्स क्लोथ के। ऐसे यूएस देखिए 1 इकाई व्हीट की और 2 इकाई क्लोथ की। अब देखिए दोनों में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो इंडिया दोनों ही वस्तुएं व्हीट भी और क्लोथ भी ज़्यादा बना पा रहा है एज कंपैरेटिव टू यूएस। अब रिकार्डो का कंपैरेटिव एडवांटेज सिद्धांत क्या कहता है कि अब उन्हें गेन्स कैसे प्राप्त हो सकते हैं, कि देखिए नो डाउट इंडिया दोनों ही बेटर बना सकता है लेकिन ज़्यादा फायदा इंडिया को किस में है, व्हीट में, और यूएस को तुलनात्मक लाभ किस में है, क्लोथ में। कि अगर हम इस तरह से भी कंपैरिजन करें कि एक लेबर इंडिया में व्हीट के 6 इकाई बना सकता है और यूएस में 1, क्लोथ के इंडिया में 4 और यूएस में 2, तो एटलीस्ट यहाँ पे उसको हानि कम है। तो दोनों में से कम हानि इसमें है, इसको दोनों में ही फायदा है लेकिन ज़्यादा फायदा किससे है, इसमें। तो इंडिया को स्पेशलाइज होना चाहिए व्हीट में और यूएस को क्लोथ में। तो इस तरह से वो दोनों गेन प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी चीज को हमने डायग्राम से दिखाया कि सपोज हमने ले लिया कि पहले ये हमारा पीपीसी है एक कंट्री का, एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी के लिए ए बी। अब जैसे ही हम व्यापार में गए, अब पहले ही कंट्री व्यापार नहीं कर रही है, ए बी पे ये इस ई पॉइंट पे संतुलन पे है, यहाँ पे वो एक्स ई पॉइंट पे मान लीजिए इतना एक्स का कर पा रही है और इतना वाई का। अब जैसे ही वो ट्रेड के लिए ओपन होती है, दूसरे देश के साथ व्यापार करती है, व्यापार अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पे होता है, तो हमारी प्राइस लाइन ए बी से शिफ्ट हो जाएगी बी सी, ये वाली, ठीक है। अब इस पे हम इक्विलिब्रियम पे है, ई से हम कौन से पॉइंट पे चले गए, एफ पे। अब ये प्राइस लाइन देखिए क्या दिखा रही है कि वाई वस्तु जो है वो ज़्यादा सस्ती है, तो उपभोक्ता जो है ई से कौन से पॉइंट पे चले गए, एफ पे, उसका ज़्यादा उपभोग करने लग गए। अब अगर हमें व्यापार ना करते, घरेलू अर्थव्यवस्था में इस पॉइंट पे पहुंचना पड़ता, तो देखिए हमारा पहले पीपीसी हमने ए बी लिया था, ए बी के पैरेलल हमने एक पीपीसी ले लिया ये वाला ए डैश बी डैश, कि इतने अधिक हमें एक्स के लिए और वाई के लिए, इतने वाई के लिए और इतने एक्स के लिए एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हमें लगाने पड़ते अगर हम बिना ट्रेड के इस पॉइंट पे पहुंचना चाहते। तो इसलिए हमारे गेन फ्रॉम ट्रेड हो गए बी बी बाय ओ बी, जो ये इंक्रीज हुआ बाय द ओरिजिनल। अब हम मॉडर्न थ्योरी की बात करते हैं कि जो मॉडर्न थ्योरी है इसमें हम हैपलर की थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में पढ़ते हैं कि कैसे हमें गेन्स प्राप्त होते हैं। देखिए अब रिकार्डो की जो थ्योरी है और एडम स्मिथ की जो थ्योरी है ये बेस्ड है लेबर पे, कि ये लेबर को उत्पादन का साधन लेती है। अब ये तो नहीं है ना कि वस्तु सिर्फ लेबर से ही बनती है, और भी उत्पादन के साधन भी इसमें यूज होते हैं। तो इस कारण ये जो थ्योरी है इसमें ये कमी रह गई कि ये सिर्फ एक ही उत्पादन के साधन पे बेस्ड है।
इसलिए इसको मौद्रिक शब्दों में हैबलर ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के फॉर्म में एक्सप्लेन किया कि कैसे हमें गेन्स व्यापार से प्राप्त होते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसे कि बच्चे आप जानते होंगे कि एक विकल्प, अगर हमारे पास दो विकल्प हैं तो एक विकल्प अगर हम ले रहे हैं दूसरा छोड़ रहे हैं, तो जो ले रहे हैं उसकी लागत जितना छोड़ रहे हैं वो होगी, वो क्या हो जाएगी, पहले की अवसर लागत। अब इसी चीज को हम डायग्राम से समझा रहे हैं। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, मान लिया कि दो व्यक्ति हैं, एक टॉम है और एक जेरी है। पहले ये कोई भी व्यापार नहीं कर रहे, तो ये पीपीसी है टॉम का और ये जेरी का। ये स्टार पॉइंट पे प्रेजेंटली उपभोग कर रहे हैं व्यापार से पहले, जब इनमें किसी प्रकार का व्यापार नहीं हो रहा। अब इस पॉइंट पे टॉम जो है 28 फिश इकट्ठी कर पा रहा है एक हफ्ते में और 9 कोकोनट इकट्ठे कर पा रहा है। और अगर वो कोकोनट नहीं इकट्ठे करता, सिर्फ फिश करे, सारे का सारा टाइम फिश में लगाए, तो कितने कर पा रहा है, 40 फिश। और अगर फिश नहीं करे, सारा का सारा टाइम कोकोनट में लगाए, तो कितना कर पा रहा है, 30। ऐसे ही जेरी है कि जेरी इस पॉइंट पे 8 कोकोनट इकट्ठे कर पा रहा है और 6 फिश, अगर वो दोनों में टाइम लगा रहा है। अगर वो फिश में लगा रहा है कोकोनट में नहीं, तो टोटल कितनी फिश कर पा रहा है, 10। और अगर वो फिश नहीं इकट्ठी कर रहा, सिर्फ कोकोनट, तो पूरे हफ्ते में कितने कर पा रहा है, 20। तो बच्चे ये सिचुएशन है जब वो व्यापार नहीं कर रहे। अब हम दिखाएंगे कि कैसे व्यापार करके ये अपने गेन को बढ़ा सकते हैं या इनको व्यापार से गेन प्राप्त होंगे। अब ये व्यापार कैसे करेंगे, हैपलर कहते हैं कि इनको व्यापार करना चाहिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के आधार पे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब कि टॉम के लिए फिश की अवसर लागत कितनी है और कोकोनट की अवसर लागत कितनी है। हम इसकी अवसर लागत निकालेंगे, फिर जिसमें कम अवसर लागत आए टॉम को उसका उत्पादन करना चाहिए। ऐसे ही जेरी जो है उसके लिए फिश की अवसर लागत कितनी है और कोकोनट की अवसर लागत कितनी है, फिर जिसकी कम आए जेरी को उसका उत्पादन करना चाहिए और आपस में ट्रेड कर कर इनको गेन प्राप्त हो सकते हैं। तो अब हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि टॉम जो है वो सिर्फ 40 फिश इकट्ठी कर सकता है अगर वो नारियल इकट्ठे नहीं करता। ऐसे ही 30 नारियल इकट्ठे कर सकता है अगर वो फिश इकट्ठी नहीं करता। सिमिलरली जेरी है, वो भी 10 फिश इकट्ठी कर सकता है अगर वो नारियल नहीं करता, और 20 नारियल कर सकता है अगर फिश नहीं कर सकता। तो हम अवसर लागत कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमें पता है कि कोई भी चीज का अगर हम स्लोप निकालते हैं तो स्लोप क्या होता है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। देखिए ये है हमारा y और ये है x। अब अगर हमने फिश की अवसर लागत निकालनी है टॉम के लिए, तो एक फिश किसके बराबर हो जाएगी, 30/40। देखिए 30 कोकोनट और 40 फिश। इस तरह से अगर हम इसको लिखें, 40 फिश इज इक्वल टू 30 के बराबर है कोकोनट। अब एक फिश की अगर हमें लागत निकालनी है तो एक फिश की लागत क्या हो जाएगी, 30/40। तो यहाँ से हमारा आ गया 3/4 कोकोनट। इसी तरह से एक कोकोनट की लागत कितनी हो जाएगी, 4/3 फिश। ऐसे ही जेरी के लिए एक फिश की लागत है 2 कोकोनट और एक कोकोनट की लागत है 1/2 फिश। अब अगर हम इसमें तुलनात्मक लागत देखें, हैबलर क्या कहते हैं कि हमें तुलनात्मक लागत देखें अगर हम, तो देखिए टॉम के लिए फिश की अवसर लागत कम है और जेरी के लिए कोकोनट की अवसर लागत कम है। तो टॉम को स्पेशलाइज होना चाहिए फिश में और जेरी को होना चाहिए कोकोनट में। तो अगर ये स्पेशलाइज हो जाते हैं, इसके आधार पे कैसे इनको लाभ प्राप्त होंगे वो हम इस टेबल में देखेंगे। तो इस टेबल को हमने 2 पार्ट में बनाया है। पहले हम वो स्थिति ले रहे हैं विदाउट ट्रेड वाली, कि जब व्यापार नहीं हो रहा, और फिर हम विद ट्रेड की सिचुएशन दिखा रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, पहले जो हमने डायग्राम में दिखाया था वैसे ही उपभोग कितना हो रहा है, टॉम पहले कितना उपभोग कर रहा है फिश का, 28 प्रोडक्शन और 28 ही कंजप्शन। अब जब वो स्पेशलाइज हो जाता है तो फिश का, जब सिर्फ फिश ही करेगा तो फिश का कितना कर पा रहा है, 40।
वो खुद कितना कंज्यूम कर पा रहा था 28, लेकिन अब वो खुद कितना कंज्यूम कर पा रहा है 30। तो ये दो उसको एक्स्ट्रा स्पेशलाइज होने के कारण मिल रहे हैं, तो ये उसके हो गए व्यापार से मिलने वाले लाभ। 30 वो खुद कंज्यूम करके भी 10 उसके पास बच जाएंगे, और 10 वो किसको दे सकता है, जेरी को। अब जेरी खुद फिश का 6 ही कर पा रहा था, और अब उसको टॉम से कितना मिल रहा है 10, तो उसका लाभ कितना हो जाएगा 4 यूनिट्स का। ऐसे कोकोनट में अगर हम देखें, कोकोनट का टॉम अब कुछ भी नहीं कर रहा, कौन कर रहा है, जेरी 20 यूनिट्स। अब जेरी खुद पहले 8 कर रहा था, अब 20 में से खुद 10 कर रहा है, तो 2 ये जेरी को लाभ हो गए, और 10 किसको दे रहा है, जेरी टॉम को। तो टॉम को 10 मिल रहे हैं, और खुद वो कर पा रहा था 9 ही, तो टॉम को भी ये 1 इकाई का इधर लाभ हो गया। तो ये कुल लाभ मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब कौन से तत्व हैं जो हमारे व्यापार से मिलने वाले लाभ को निर्धारित करते हैं। देखिए बच्चे, सबसे पहले है लागत में अंतर। जितना उत्पादन लागत में हमारा अंतर होगा, उसके हिसाब से हमें व्यापार से जो लाभ है वो कम या ज्यादा मिलेंगे। दूसरा है हमारी उत्पादन क्षमता, कि हम कितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी लगा पा रहे हैं, कैसी टेक्निक लगा रहे हैं, कैसे साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, हमारी उत्पादन क्षमता कैसी है। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल डिमांड। रेसिप्रोकल डिमांड क्या होता है बच्चे, कि अगर दो देश आपस में ट्रेड कर रहे हैं, तो पहले देश की जो वस्तु है उसकी दूसरे देश में जो मांग है वो कितनी लोचदार है या बेलोचदार है। ऐसे ही दूसरे देश की पहले देश में जो वस्तु की मांग है वो कम लोचदार है या ज्यादा लोचदार है। जितनी ज्यादा अधिक लोचदार होगी, उतने ही व्यापार से मिलने वाले लाभ ज्यादा होंगे, जितनी बेलोचदार होगी उतने ही लाभ कम होंगे। नेक्स्ट फैक्टर जो हमारे व्यापार से मिलने वाले लाभ को निर्धारित करता है वो है साइज ऑफ ए कंट्री। एक कोई भी देश का साइज, कि कोई कंट्री दूसरे देश की तुलना में स्मॉल है या लार्ज है। जितनी एक कंट्री लार्ज होगी उसको लाभ कम मिलेंगे, जितनी स्मॉल होगी उसको लाभ ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि स्मॉल कंट्री का जो मार्केट साइज है वो छोटा है, उसके पास ज़्यादा साधन नहीं है, तो वो जैसे ही व्यापार में एंटर करेगी वो बड़ी कंट्री के सारे लाभ का फायदा उठा लेगी, और सारे गेन्स किसको मिल जाएंगे, स्मॉल कंट्री को। लार्ज कंट्री के पास कुछ छोटी कंट्री से लेने के लिए है नहीं, तो उसके लाभ कम होंगे। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द कमोडिटीज एक्सपोर्टेड। जो भी वस्तुओं का हम एक्सपोर्ट निर्यात कर रहे हैं उनका नेचर कैसा है। अगर हम प्राथमिक वस्तुएं एग्रीकल्चर गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें व्यापार से मिलने वाले लाभ कम होंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एग्रीकल्चर गुड्स जो हैं उनके केस में परफेक्ट कंपटीशन होता है और हमें प्राइस कम मिलता है। इसके बजाय अगर हम मैन्युफैक्चर गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके केस में हमें ज़्यादा लाभ होगा। नेक्स्ट इज समरी, कि मर्केंटिलिज्म से लेके जो विचारधारा थी तब से लेके जो क्लासिकल एडम स्मिथ, रिकार्डो से लेके जो मॉडर्न थ्योरी है, वो सभी क्या कहती है कि जब भी हम दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हैं तो व्यापार से हमें लाभ प्राप्त होते ही होते हैं। ये लाभ ही हमारे लिए एक प्रेरणा है जिसके कारण हम दूसरे देशों के साथ ट्रेड करते हैं। जो हमें टोटल ट्रेड से जो गेन्स मिलते हैं वो गेन कीमत में परिवर्तन या लागत में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं। जो हमें कुल गेन प्राप्त होते हैं उनको हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक हमें जो उपभोक्ता के स्तर पे जो गेन प्राप्त होते हैं, और दूसरे उत्पादन के स्तर पे जो स्पेशलाइजेशन से गेन प्राप्त होते हैं। नो डाउट कुछ राष्ट्र ये भी कहते हैं कि जो ट्रेड है वो कुछ नेशंस के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, कुछ के नहीं। उसके लिए बहुत सारी नीतियां बनाई हुई है जिनसे हम उसके हमें अगर कोई हानि होती है तो उससे हम उसको ठीक कर सकते हैं। अपने ट्रेड पे कुछ या दूसरों से मिलने वाली वस्तुओं की मात्रा को कम कर सकते हैं, टैरिफ क्वाटा वगैरह लगा सकते हैं। तो ये सब था व्यापार से मिलने वाले लाभ के बारे में। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से ये समझ आया। धन्यवाद बहुत शांतिपूर्वक सुनने के लिए। ये कुछ बुक्स मैं आपको बताने जा रही हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड जो आप इसमें पढ़ सकते हो। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, डोमिनिक सैल्वेटोर, 11th एडिशन। क्रूगमैन ऑब्स्टिक, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, 9th एडिशन। नेक्स्ट है एम एल झिंगल, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स,
7th edition, International Economics, Rana and Verma. Thank you for having patience and listening me so nicely.